नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज चीन में एससीओ की बैठक हुई और इस बैठक में जिन नेताओं पर पूरी दुनिया की नजर बनी रही वे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी थे। समिट के दौरान तीनों ही नेताओं की मुलाकात हुई, जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर अमेरिकी टैरिफ तक इन नेताओं की मुलाकात को अमेरिका के खिलाफ बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं एससीओ के घोषणा पत्र में जिस तरह हिंदुस्तान के मुद्दों पर जोर दिया गया, उससे साफ है कि अब चीन और हिंदुस्तान के संबंधों में नरमी आ गई है, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो एससीओ बैठक में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति के अल्टीमेटम के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से नहीं की बात। यूरोप को भी अमेरिका पर अब नहीं रहा भरोसा। यमन की हूथियों की इजरायल को धमकी, काले दिन कर रहे इंतजार। यूएन दफ्तरों में की छापेमारी, 11 कर्मचारी हिरासत में। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 650 से ज्यादा की मौत, 500 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान तक महसूस हुए झटके। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट को हिंदुस्तान ने लगाई छलांग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो अमेरिका तबाह हो जाएगा, सैन्य शक्ति खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की यूएस कोर्ट के फैसले की निंदा। कोर्ट ने टैरिफ को बताया था गैर कानूनी। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती का विरोध शुरू। शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन का स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को आदेश, नेशनल गार्ड की नहीं करें मदद। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सख्त निगरानी के आदेश। ब्राजील की कोर्ट ने कहा देश छोड़कर भाग सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति। बोल्सोनारो पर चल रहा है तख्ता पलट का मुकदमा। ताइवान में बनेगा अमेरिकी ड्रोन। एससीओ मीटिंग के बीच आई चीन की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बोला अमेरिका ताइवान के बीच हथियारों के उत्पादन को लेकर डील। तो चीन में एससीओ समिट के दौरान दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत मिल गए हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें हिंदुस्तान के पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बात करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर अमेरिका की टैरिफ नीति का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि इन तीनों ही देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते इस वक्त बेहद तनाव भरे चल रहे हैं। पीएम मोदी ने बीते दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी, तो आज वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को गले लगाया। बाद में उन्होंने चीन में द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना होने से पहले एक ही कार में साथ बैठकर सफर किया, जिसने दुनिया में सुर्खियां बटोरी है। तो वहीं समिट का जो साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें भी हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है, जबकि एक महीने पहले ही एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा घोषणा पत्र पर साइन ही नहीं किए। लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान, रूस और चीन को एकजुट कर दिया है। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले को लेकर कहा गया कि पहलगाम हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। एससीओ समिट में हिंदुस्तान, रूस और चीन के बीच बढ़ती करीबी का असर अब अमेरिका तक दिखाई दे रहा है। एससीओ की बैठक से पहले जहां अमेरिका हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा था, रूस के साथ तेल खरीद बंद करने के लिए धमका रहा था, अब उसके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। वॉशिंगटन ने इस रिश्ते को सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि लोगों के बीच गहरी दोस्ती पर आधारित बताया। हिंदुस्तान में अमेरिकी दूतावास की तरफ से पोस्ट किया गया कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता ही है। ये इस यात्रा को गति प्रदान करती है। अमेरिकी दूतावास ने हैशटैग में लिखते हुए लोगों से अपील की कि हैशटैग यूएस इंडिया FWD फॉर आवर पीपल का हिस्सा बने। साफ है, अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि ट्रंप की नीतियों के चलते हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब होने लगे हैं। लेकिन अब अमेरिका को इस बात की चिंता भी हो रही है कि कैसे भारत और चीन के बीच मिटती दूरियों को रोका जाए।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकती नहीं दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बेअसर साबित हो रही हैं। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी थी कि वो 1 सितंबर तक जेलेंस्की के साथ मीटिंग तय कर ले, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। 1 सितंबर आ गया, लेकिन जेलेंस्की के साथ बातचीत की कोई सूचना रूस की तरफ से नहीं दी गई है, जिसके चलते अब यूरोप का भरोसा भी ट्रंप से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप पहले से ही ट्रंप के टैरिफ के चलते अमेरिका से नाराज दिखाई दे रहा है, और अब जिस तरह से यूक्रेन की मदद करने से ट्रंप पीछे हटते दिख रहे हैं, जिसके चलते यूरोप अब अमेरिकी नेतृत्व पर पूरी तरह भरोसा करने से हिचक रहा है और जंग खत्म नहीं होने के पीछे अमेरिका को ही जिम्मेदार मान रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा है कि यह जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली, यानी उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। मर्ज ने कहा कि युद्ध आमतौर पर या तो किसी पक्ष की सैन्य हार से खत्म होता है या फिर आर्थिक थकान से, लेकिन अभी न रूस थका है और न ही यूक्रेन। ऐसे में इस युद्ध के लंबे खिंचने के पूरे आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ट्रंप पर ही तंज कस दिया और कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ फिर से खेल कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने 18 अगस्त को रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था और यह समय सीमा 1 सितंबर को पूरी हो गई। ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो हमें शायद कोई अलग रास्ता अपनाना होगा। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मीटिंग की बात खारिज कर चुके हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा है कि इस हफ्ते मुलाकात होने की संभावना बहुत कम है। इस बीच एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने यूक्रेन जंग को लेकर जो संकेत दिए, उससे भी साफ है कि अभी सीजफायर आसान नहीं है। पुतिन ने कहा कि रूस इस सिद्धांत का पालन करता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की मदद से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। यूक्रेन संकट के पीछे नाटो में शामिल करने के पश्चिमी प्रयास महत्वपूर्ण कारण है। पुतिन ने यूक्रेन को मैसेज दे दिया है कि अगर वो अमेरिका या यूरोप की मदद से रूस से लड़ना चाहता है तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे यमन के हूतियों की इजरायल को धमकी की। तो यमन में इजरायल की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद से ही हूती आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने बदले की कसम खा ली है और अब इजरायल और हूतियों के बीच बढ़े इस टकराव की कीमत संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। हूतियों ने राजधानी सना में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के कार्यालय पर छापेमारी की। यूनिसेफ के कार्यालय में भी छापा मारा। उन्होंने यूएन की संपत्ति और जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए। लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की, जिसके बाद वो 11 कर्मियों को अपने कब्जे में लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र के यमन के लिए विशेष दूत हांस ग्रुनबर्ग ने हूतियों के इस कदम को मनमानी गिरफ्तारी बताया और कहा कि ये मानवीय काम करने वाले संगठनों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि मैं सना और होदेदा में यूएन कर्मचारियों की गिरफ्तारी और यूएन दफ्तरों में जबरन घुसकर सामान जब्त करने की कड़ी निंदा करता हूं। कम से कम 11 यूएन कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हूती लड़ाकों का यह एक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की जान चली गई, जिस पर यमन के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष महदी अल मशात ने इजरायल को अब अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बदला आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपराधी कब्जा करने वाले शासन के अपराधों के कारण काले दिन आपका इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने वाले जायोनीवादियों के पास अभी भी अपने देश लौटने का मौका है। हम दुनिया भर के सभी लोगों से जायोनी शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करने की अपील करते हैं। यानी हूतियों ने यह साफ संकेत दिया है कि इजरायल पर उनका पलटवार बड़ा होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया को सावधान भी कर दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में कुदरत का कहर बरपा है। देर रात 6.3 की तीव्रता से आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। पाकिस्तान से लेकर नई दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर आया। रात भर शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जलालाबाद राजधानी काबुल से सड़क मार्ग से 100 मील से भी कम की दूरी पर है और यहाँ की आबादी करीब 2 लाख है। इस भूकंप से अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है और अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है।
अफगानिस्तान के कुनार से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि भूकंप से पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों घर गिरने से बड़ी संख्या में लोग मलबे में दबे हैं। मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। मलबे हटाने की कोशिश की जा रही है। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुनार प्रांत के नूरगैल, सावकी, वाटपुर, मनोगी और चापादारा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि भूकंप से देश के कुछ पूर्वी प्रांतों में गंभीर जानमाल का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान भूकंप के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को विनाशकारी भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने इस भूकंप में 4000 मौतों का दावा किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी। वहीं 2002 में भी पूर्वी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पासपोर्ट कितना इफेक्टिव, कितना पावरफुल है? ये सिर्फ ट्रैवल करने का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हमारी पहुंच का सिंबल भी है। हाल ही में जारी हुई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की नई रैंकिंग में हिंदुस्तान ने शानदार छलांग लगाई है, तो वहीं अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। इस साल की रैंकिंग में सिंगापुर ने 193 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन असली कहानी तो हिंदुस्तान की है। पिछले साल 80वें स्थान पर रहा हिंदुस्तान इस बार 4 पायदान की शानदार छलांग लगाकर 76वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स बिना वीजा के 58 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। यह हिंदुस्तान के बढ़ते वैश्विक कद और मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का एक बड़ा संकेत है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह रैंकिंग निराशाजनक रही। अमेरिका का पासपोर्ट, जो कई दशकों से शीर्ष पर था, इस बार खिसककर 10वें स्थान पर आ गया है, जो उसकी 2 दशकों में सबसे निचली रैंकिंग है। जानकारों का मानना है कि यह अमेरिका की वीजा फ्री ट्रैवल की पहुंच में कमी को दर्शाता है। हिंदुस्तान की सफलता का श्रेय उसकी बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, आपसी वीजा समझौते और G20, ब्रिक्स जैसे बड़े मंचों पर उसकी सक्रिय भूमिका को दिया जा सकता है। यह हिंदुस्तान की मजबूत अर्थव्यवस्था और रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। हिंदुस्तान का पासपोर्ट अब सिर्फ एक आईडी कार्ड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक प्रभावशाली और जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इस नई रैंकिंग से यह साफ है कि हिंदुस्तान अब धीरे धीरे दुनिया भर में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।